सर, मेल और फीमेल की रेशो के बारे में भी आप हमें थोड़ा सा गाइड कर लें कि वहाँ पे ये होता है या नहीं होता कि वो फीमेल को ज़्यादा जॉब्स देते हैं या मेल्स को। पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारे जो सीनियर नर्सेस हैं वो डिप्लोमा होल्डर है। अभी 2018 के बाद उस पे बैन लग गया और अब वो चेंज हो गया डिग्री में। तो क्या सर हम्म। डिग्री को वो प्रेफर करते हैं वो लोग, या उस डिप्लोमा को भी वहाँ पे जॉब मिल सकता है? ओईटी के लिए कब प्रिपरेशन किया, कितने अटेम्प्ट्स किए थे? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स या सीनियर जो हमारे नर्सेस होते हैं वो कहते हैं कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट है, और वो एक दफ़ा अफेयर होते हैं कि जब वो हायरिंग करते हैं तो क्या वो जीपीए को देखते हैं या नहीं देखते, वो रेंडमली लोगों को इंटरव्यू के बेस पे वो सेलेक्ट करते हैं? सर, कितना टाइम लगता है ओईटी के बाद सीबीटी करने में? सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो पाकिस्तान में होगा या वो यूके में होगा? अब एक बंदे की ओईटी क्लियर हो गई और सीबीटी भी क्लियर होगी, वो आगे फर्दर प्रोसेस फिर क्या कर सकता है? अच्छा सर, तो सर एनएमसी का जो प्रोसेस है वो ओईटी के बाद स्टार्ट करेंगे या सीबीटी के बाद? विदाउट आईएलटीएस और ओईटी, any process to get NHS job from underdeveloped countries like Pakistan, India? मैं एक वेबसाइट बताई कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मुझे ओईटी की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पे एज अ नर्सिंग कैरियर वहाँ पे जाऊँगा 1 ईयर के बाद, मुझे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और फिर मैं एनएचएस में अप्लाई करूँगा, एज अ आरएन फिर काम करूँगा। तो क्या वो ये प्रोसेस सही बता रहा था? कोई बंदा वो चाहते हैं कि मैं बेड साइड पे जॉब नहीं करना चाहता, मैं टीचिंग पे जाना चाहता हूँ, तो इस बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो यंगस्टर है और अभी वो अपना बीएसएन या कंप्लीट कर रहा होता है या वो अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सर, फ्रेश ग्रेजुएट कब अपना यूके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूसुफ बीएसएन। आज हम एक सेशन करेंगे सर गुल हसन साहब के साथ, और मेन जो टॉपिक होगा वो ये है कि हाउ टू बिकम अ नर्स in 2023 in UK. Sir is joining from us from UK. Sir Gul Hassan is from Karachi. He did his nursing from New Life in Karachi. He worked in LNH Karachi. He has 7 year experience in Dubai. और सर ने ओईटी 2022 में किया है और उसके बाद वो 3 साल से यूके में है। सर खुद भी अपने इंट्रोडक्शन आपके साथ करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मेरा नाम गुल हसन है। मैंने जो है न्यू लाइफ से नर्सिंग की थी अपनी। न्यू लाइफ से नर्सिंग के बाद मैंने एलएनएच में 3 साल काम किया। उसके बाद मैंने 7 साल दुबई में काम किया है। दुबई के बाद जो है अभी मैं 3 साल से यूके में हूँ। 2020 में मैंने अपना ओईटी दिया था और उसके बाद से मैं अभी उसमें यूके में काम कर रहा हूँ एनएचएस में। तो मतलब ये कि मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 11 ईयर का एक्सपीरियंस है और डिफरेंट कंट्रीज में, पाकिस्तान में, यूएई में और फिर यूके में। तो ये कि बहुत थैंक यू वेरी मच अगेन वंस अगेन कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि आपके चैनल के थ्रू मैं अपने नर्सेस से बात कर सकूं। और ये है कि आपने जैसे बताया कि आपका चैनल जो है मोस्टली नर्सेस हैं और स्टूडेंट नर्सेस हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि उनको शेयर कर सकूं मेरा एक्सपीरियंस। और ये है कि उसके अलावा मेरा अपना भी एक चैनल है माई टॉक्स के नाम से। उसमें भी मैं यही वीडियोस अपलोड करता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ कि किस तरीके से आप यूके आ सकते हैं एज अ नर्स। और ये कि
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आखिर में, उसमें जब वीडियो आगे बढ़ेगी कि किस तरीके से आप आ सकते हैं। लेकिन ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि वो ओईटी है। ओईटी जो है मतलब पाकिस्तान में जैसे हमारा पासपोर्ट जो है काफी वीक है वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो, लेकिन आप अगर नर्स हैं और अगर आपने ओईटी किया है तो आपके लिए दुनिया में कहीं भी जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सेकंड पासपोर्ट है ओईटी, उसके थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, आयरलैंड, यू नेम इट, जहां पे आपने जाना है आप जा है कि बहुत सारे लोगों को होता है आइट्स, इसलिए थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए कि उसमें जो है मतलब कहीं भी चीजें आ सकती। अब हम आगे जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे सर से कि जो हम्म। यूके हैं और बाज़ स्टूडेंट्स वो ऑस्ट्रेलिया प्रेफर करते हैं, कोई यूके करते हैं, तो सर व्हाई यूके? देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप यूके आप चूज करते हैं तो उसमें ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज ये है कि आपको सिर्फ ओईटी करना है। उसके बाद आपका जो यूके का प्रोसेस होता है, आपका वीजा, टिकट और इनिशियल 3 मंथ्स अकोमोडेशन, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं 3 मंथ्स के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे अगर हम पाकिस्तान से जाते हैं तो इतने पैसे नहीं होते हमारे पास। तो 3 मंथ के लिए वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ज्यादातर अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, आपका वीजा, आपका टिकट, और इवन के जो आपने ओईटी का एग्जाम दिया होता है उसकी फीस तक भी आपको रिम्बर्स होती है। और दूसरा ये कि उसमें जो उसका एनएमसी का प्रोसेस होता है उसके सारी चार्जेस जो है आपको वो भी पे हो जाते हैं। मतलब एक चीज तो ये। दूसरा ये कि जैसे हम पाकिस्तान के कल्चर से निकल के आते हैं और यूके में आपको जो है ज्यादातर जो मेजर सिटी है, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ब्रेडफोर्ड हो गया, वहां पे आपको बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल मिलेगा। आपको पाकिस्तान की हर चीज यहाँ से मिलती है आपको, और इस लिहाज से यूके इसलिए भी प्रेफरेबल होता है कि आपको हर चीज यहाँ से मिल जाती है इजीली। सही है सर। सर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो यंगस्टर है और अभी वो अपना बीएसएन या कंप्लीट कर रहा होता है या वो अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सर फ्रेश ग्रेजुएट कब अपना यूके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? देखें, जब आप अगर जैसे प्रिपरेशन, आपका एग्जाम चल रहा है या आपका खत्म होने वाला है, 6 महीने रह गए हैं, 4 महीने रह गए हैं, या एक सेमेस्टर आपका रह गया है, तो आप अपनी ओईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दें। जैसे आपका रिजल्ट आता जाता है फौरन ही आप, अगर ओईटी में आपका रिक्वायर्ड स्कोर आ जाता है तो आप फौरन ही प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है लेकिन ये दूसरे किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड किसी और जगह भी, तो ज्यादातर वो 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जैसे ही एग्जाम दिया उसके फौरन बाद आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू पास करें, उसके बाद आप डायरेक्टली जॉब शुरू कर सकते हैं। और इवन के आप उनको ये भी बता सकते हैं इंटरव्यू के, भाई मेरा एक सेमेस्टर रह गया है और एक सेमेस्टर के बाद मैं जो है मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो मैं आऊंगा, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको ऑफर लेटर वगैरह दे सकते हैं। मीनवाइल आप अपना वीजा प्रोसेस करें और जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट करें, तब तक जो है आपकी ग्रेजुएशन होती है, आप उसके फौरन बाद आ सकते हैं यूके। थैंक यू सर। सर जो यहाँ पे आपने इंटर्नशिप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए वो कौन सी एरिया होगी कि वो उस पे काम कर ले, तो आगे वो अपनी जो बेड साइड पे वो जब एनएचएस में काम करेंगे तो उसके लिए कौन सी स्किल जरूरी है? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि हर किसी के अपने अपने मतलब चॉइस होती है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो आईसीयू है, जिसको हम यहाँ पे आईटीयू कहते हैं, और इमरजेंसी जिसको एएनई कहते हैं, आईटीयू, एएनई और कार्डियक, और मतलब जितनी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, उनका पे रेट ज्यादा है। तो इस लिहाज से आप वो चूज कर सकते हैं कि जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है। वैसे तो हर फील्ड में जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये 2-3 चीजें जो आईटीयू हो गया, एएनई हो गया
और इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है, कार्डिक लैब हो गए, कार्डिक आईसीयू हो गया, और ये जो है यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप उस लिहाज से आप चूज कर सकते हैं कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जब आप यूके आएंगे, अगर आपकी फील्ड ये होगी तो। सेम गोस टू पीडियाट्रिक्स एंड गायनी और ये सारी चीजें। सही है सर। सर जॉब के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारे जो सीनियर नर्सेस हैं वो डिप्लोमा होल्डर है। अभी 2018 के बाद उस पे बैन लग गया और अब वो चेंज हो गया डिग्री में। तो क्या सर डिग्री को वो प्रेफर करते हैं वो लोग, या उस डिप्लोमा को भी वहाँ पे जॉब मिल सकता है? देखें, डिप्लोमा जो है मतलब मेन जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है एनएमसी का, वो 3 साल का डिप्लोमा है। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, फिर ले सकते हैं आपका। बाकी जैसे अगर आपकी जो है 4 साल की बीएससीएन होती है तो उसमें आपको ये थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, बेनिफिट हो जाता है कि आपने जैसे फर्दर एजुकेशन करनी है, और फर्दर एजुकेशन में आपको जो है इस लिहाज से फायदा मिल जाता है कि आप उस वो जो है आपका जैसे डिप्लोमा है उनके वो क्रेडिट स्कोर करते हैं 120, और जो आपका बीएससीएन है उसको 160 क्रेडिट देते हैं, और वो लेवल 5 लेवल 6 के बराबर होता है यूके की एजुकेशन के हिसाब से। यहाँ यूके का जो है एजुकेशन सिस्टम लेवल 1 2 3 4 5 करके होता है। 5 जो है लेवल 5 जो है वो बेसिक यहाँ के नर्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद जो है लेवल 6 वो मैनेजमेंट, और लेवल 7 वो मैनेजमेंट की तरफ जाता है। लेकिन ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे चाहिए वो लेवल 4 जो है आपका एजुकेशन होनी चाहिए, और हमारा 3 साल का डिप्लोमा लेवल 4 एजुकेशन है, तो इसलिए जो है 3 साल के डिप्लोमे पे आपको पिन मिल सकता है, और अगर आपने फर्दर एजुकेशन करनी है तो उसके लिए बीएससीएन आपको प्रेफर रहेगा। थैंक यू सर। सर मेल और फीमेल की रेशो के बारे में भी आप हमें थोड़ा सा गाइड कर लें कि वहाँ पे ये होता है या नहीं होता कि वो फीमेल को ज़्यादा जॉब्स देते हैं या मेल्स को, ये भी क्वेश्चन। नहीं, देखें, ये थोड़ा सा दुबई में मैंने देखा है कि फीमेल्स की जॉब ज्यादा होती हैं और मेल की कम होती हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेल फीमेल जो है मतलब सबकी इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास एजुकेशन है, तो आप मेल हैं या फीमेल हैं तो इट डजंट मैटर, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हाँ, दुबई में है, दुबई में फीमेल्स की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेल फीमेल का कोई इतना खास वो नहीं है। अच्छा सर। तो सर आपने यूके के लिए जब आप जा रहे थे तो आप दुबई से गए थे, तो सर आपने ओईटी के लिए कब प्रिपरेशन किया, कितने अटेम्प्ट्स किए थे? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स या सीनियर जो हमारे नर्सेस होते हैं वो कहते हैं कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट है, और वो एक दफ़ा अफेयर होते हैं उसके बाद वो अपना हार्ड वर्किंग है वो छोड़ते हैं, और वो ये प्रोसेस वो छोड़ते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तकरीबन जो है प्रिपरेशन इसकी मुझे 6 से 7 महीने लगे थे मुझे, और लेकिन टू बी फ्रैंक, वेरी फ्रैंक, अगर इसकी प्रिपरेशन मैं कहूँ तो तकरीबन 1 महीने में मैंने अगर आप कहें कि भाई मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 महीने के अंदर अंदर इसकी प्रिपरेशन की थी और मेरा क्लियर हो गया था। शुरू मैंने तकरीबन 6 7 महीने पहले किया, और वही मतलब एक दफ़ा अटेम्प्ट किया, और उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि भाई रीडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, लिसनिंग क्या होती है। बस किसी ने बताया कि यार ओईटी हो रहा है, तो हमने जाके ओईटी अटेम्प्ट किया। उस टाइम मेरा क्लियर नहीं हुआ, और उसमें मेरा राइटिंग में जो है सी आ गया, बाकी सब में बी था। लेकिन ये है कि उसके बाद मैंने थोड़ी सी हार्ड वर्किंग की, और उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट किया मैंने 1 महीना से ही लग के प्रिपरेशन की, और उसके बाद मेरा इजीली स्कोर आ गया। देखिए, अगर आप बात करते हैं एक्सपेंसिव की, तो आइल्स जो है, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कितना उसकी अभी प्राइस चल रही है और ओईटी का कितना है, लेकिन ये है कि 20-30 हज़ार का ही फर्क है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है आइल्स में और ओईटी में। लेकिन जो ओईटी का मेन चीज जो है, मैंने पहले भी आपसे शायद जिक्र किया कि ओईटी का मेन चीज ये है कि उसमें आपको नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं, और मेडिकल फील्ड से हमें मतलब कुछ ना कुछ पता होता है। अब अपेंडिक्स की अगर बात करेंगे तो उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा, बजाय इसके कि वो एनवायरनमेंट की या वेदर की उसकी बात करें।
तो हमारे लिए जो नर्सेज हैं या जो मेडिकल से रिलेटेड है उनके लिए ओईटी बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है हमारे लिए, रीडिंग जो है मतलब ज्यादातर रीडिंग टफ होती है, लेकिन उसके लिए आप हैबिट शुरू करें। जैसे आप अब बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, तो अभी से अगर वो बुक रीडिंग करनी शुरू करते हैं तो उनको बहुत फायदा मिलेगा जब वो ओईटी की प्रिपरेशन करेंगे तो। अच्छा सर। सर यूके में यहाँ पे जो बीएसएन आप स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेते हैं, तो जीपीएस सिस्टम है। तो वहाँ पे इस तरह की जब वो हायरिंग करते हैं तो क्या वो जीपीए को देखते हैं या नहीं देखते, वो रेंडमली लोगों को इंटरव्यू के बेस पे वो सेलेक्ट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, जीपीए और आपकी जो है ना एजुकेशन के बारे में कुछ इतना वो नहीं पूछते हैं यहाँ पे। बस आपको ये पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस किस में है, अगर आप एक्सपीरियंस है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आपसे वो कुछ भी नहीं पूछते हैं, उनको पता होता है कि ये अभी ग्रेजुएट है, तो इससे वो जो है उस नहीं, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता। जीपीए का कुछ ऐसा चक्कर नहीं है यहाँ पे। मैंने नहीं सुना कि किसी से पूछा हो कि भाई आपका जीपीए क्या था। और मतलब ज्यादातर जो प्रैक्टिकली अगर आप वर्ल्ड में आते हैं तो कहीं भी आप डिप्लोमा किया है या कुछ भी किया है तो उससे आपसे नहीं पूछेंगे कि यार डिप्लोमा में आपका कौन सा ग्रेड था, कितने मार्क्स थे। तो ये सारी चीजें तो बस यूनिवर्सिटी तक की होती हैं। उसके बाद जो है वो आपकी स्किल है, उससे आप इंटरव्यू कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें अगर उसमें जो है डिपेंड करती हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से इंटरव्यू अटेंड करते हैं और आपका जॉब कैसे सिक्योर करते हैं। सर आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो सर जब एक स्टूडेंट्स वो फ्रेश ग्रेजुएट होता है, वो 1 ईयर इंटर्नशिप लेके पेंसी की जो लाइसेंस है वो वसूल कर लें, तो उसके बाद उसको फिर प्रोसेस स्टार्ट करनी है या वो फर्दर वो किसी भी हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई करे ताकि उसके पास थोड़ी सी एक्सपीरियंस आ जाए? देखें, जो एनएमसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने कंट्री का पिन होना चाहिए। अगर आपके पास पाकिस्तान का पिन है तो उसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप जो है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे इनका प्रोसेस होता है, जैसे आप ग्रेजुएट आए हैं तो 6 मंथ की उनकी ट्रेनिंग होती है। आपको एक मेंटोर एलोकेट करते हैं। 6 मंथ तक आपने मेंटोर के अंडर काम करना होता है और मेंटोर आपको बताता है कि मतलब आपको जो प्रैक्टिकल होता है या जिस तरह के जितने भी स्किल्स होते हैं वो सारे उसके अंडर आपने करने होते हैं, और मेंटोर आपको 6 महीने के बाद साइन ऑफ करता है। तो कोई एक्सपीरियंस नेसेसरी नहीं है, बस आपके पास पाकिस्तान का पीएनसी का पिन हो। पीएनसी का पिन है तो उसके बाद आप अपना यूके का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर। सर कितना टाइम लगता है ओईटी के बाद सीबीटी करने में? देखें, ये सीबीटी जो है मतलब आपको प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। सीबीटी जो होता है वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक होता है। ओईटी जो है वो इंग्लिश का लैंग्वेज का टेस्ट है आपका, और अगर आपने ओईटी कर लिया है उसके बाद सीबीटी लोग जो है मतलब 15 दिन में, 10 दिन में, सबके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन आपको कितने दिन में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 15-20 दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग करके प्रिपरेशन तो फिर ये कि सीबीटी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी सर। तो सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो पाकिस्तान में होगा या वो यूके में होगा? नहीं, जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये ज्यादातर पाकिस्तान में होता है। ये जैसे पियर्सन व्यू है, पियर्सन व्यू पाकिस्तान में भी है, कराची में है, इस्लामाबाद में, पेशावर में, जो जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं उसमें पियर्सन व्यू होता है। आपने सीबीटी टेस्ट वहाँ पे बुक करके वहाँ से आपको पियर्सन व्यू अपीयर करना होता है, वहाँ पे जाके आप सीबीटी टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और वो जो एनएमसी रजिस्ट्रेशन का पहला पार्ट होता है वो आपको वहीं पे जिस कंट्री में आप हैं वहीं से आपको क्लियर करके आना होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसकी जिसको कहते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो आपको यहाँ आके देना होता है। अच्छा सर। तो सर उसके बाद एक बंदे की ओईटी क्लियर हो गई और सीबीटी भी क्लियर होगी, वो आगे फर्दर प्रोसेस फिर क्या कर सकता है? आपका जैसे ओईटी क्लियर है, सीबीटी क्लियर है, तो उसके बाद आप जैसे सीबीटी पास करते हैं, पियर्सन व्यू वाले आपको एक ईमेल करते हैं, और वो ईमेल जो है वो आपको एक्सेप्टेबल होता है आप यूके का वीजा अप्लाई करने के लिए। आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो उसके बाद आप कहीं भी जॉब हंट करें।
और जॉब आपको मिल जाती है तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं यूके के वीजे के लिए। यूके का वीजा टाइप करें और उसके बाद आप आ सकते हैं। वो एक्सेप्टेंस लेटर कहलाता है, जो सीबीटी अगर आपने पास कर लिया है तो उसकी जो ईमेल है। अच्छा सर, तो सर एनएमसी का जो प्रोसेस है वो ओईटी के बाद स्टार्ट करेंगे या सीबीटी के बाद? देखिए, एनएमसी का जो प्रोसेस है उसमें ही आता है सीबीटी। सबसे पहला एनएमसी का प्रोसेस होता है कि आपने अपनी आईडी बनानी है। उसकी फीस होती है £167। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पाकिस्तान का पिन होना लाजमी है। पाकिस्तान में आप रजिस्टर हो, पीएनसी में रजिस्टर्ड हो। आपने अपना डिप्लोमा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने भी जो आपने वेरीफाई करवाने हैं वो आप उसमें अपलोड करें। और वो तकरीबन कुछ टाइम लगता है उसमें, 2 to 3 वीक्स लगते हैं। फिर आप जो है पीएनसी में जो है वो ईमेल करते हैं एनएमसी वाले। यहाँ पे आपको जो है कुछ फीस होती है इसकी, मेरे ख्याल में 10,000 कि 15,000 जो है वो ओवरसीज वेरिफिकेशन की फीस होती है। वो आप फिल करें। उसके बाद ये पीएनसी वाले उनको ईमेल करते हैं कि इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस खुलता है, उसको कहते हैं सीबीटी। फिर आपने सीबीटी बुक करना है एनएमसी के प्रोसेस में। फिर जो है जब आपने सीबीटी क्लियर कर लिया तो उसके बाद अगला प्रोसेस खुलता है जिसमें ओस्की आपने करना होता है। और उसके उसके अंदर जो है फर्दर चेक्स भी होते हैं, पुलिस क्लियरेंस होता है आपका, अगर आपने किसी और कंट्री में काम किया है वो होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट ज्यादातर जो है हमारे एनएमसी पीएनसी वाले, जब एनएमसी वाले आपको ईमेल करते हैं तो उसके साथ ही वो रिप्लाई कर देते हैं उसका। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं कि एनएमसी के एक प्रोसेस है जिसमें जो है पहला स्टेप जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दूसरे स्टेप में सीबीटी है, तीसरे स्टेप में ओस्की है। अच्छा सर, सर without IELTS or OET, any process to get NHS job from underdeveloped countries like Pakistan, India, Bangladesh? No, I don't think so, because the NMC requirement is you have to have OET or IELTS, otherwise they won't get you registered. So first जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको एनएमसी का पिन, उसकी ओईटी या आइल्ट्स दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनएमसी की जो है लैंग्वेज, बिकॉज दे वांट minimum language requirement, that is if you practice in any English speaking country, like let's say someone is working in Ireland for a year. He is a nurse, but he's working as a HCA or healthcare assistant in Ireland or in some English-speaking country for a year. After a year, he is eligible to get PIN, but not without any IELTS or OET. You have to have OET or IELTS if you don't have any practice, or because in NMC there are 2 sessions. You have to provide English language test, or you have to provide your practice as a requirement for NMC. अच्छा सर, जैसा कि आपने आइलैंड के बारे में ये बताया, तो यहाँ पे एक नर्स था, वो शिफा से ग्रेजुएट, वहाँ से वो एक्सपीरियंस ले रहा था। वो कह रहा था कि मैं अब यूके जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि किस प्रोसेस पे। मैं कह रहा था कि उसको गाइड करूँ या ये किस प्रोसेस पे जा रहा है। तो वो कह रहा था कि मैं एक वेबसाइट बताई कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मुझे ओईटी की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पे एज अ नर्सिंग कैरियर वहाँ पे जाऊँगा। 1 ईयर के बाद मुझे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और फिर मैं एनएचएस में अप्लाई करूँगा, एज अ आरएन फिर काम करूँगा। तो क्या वो ये प्रोसेस सही बता रहा था? हाँ, नहीं, जैसे मैंने आपसे ये बताया कि आपको उसमें एनएमसी में रजिस्टर होने के लिए दो प्रोसेस चाहिए होते हैं, या आपकी प्रैक्टिस या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। तो वो यही है कि ज़्यादातर अभी रिसेंटली I think more than 20 people came from Pakistan on healthcare visa. और healthcare visa में after a 1 year you are eligible to get NMC PIN.
मतलब अभी रिसेंट जो एनएमसी चेंजेस हुई हैं उसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि अगर आपने 1 साल की आपकी प्रैक्टिस है किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, नॉट ओनली इन यूके, like I said, in Ireland or in Australia, in Canada, anywhere, uh, then you are eligible to get an MC pin after 1 year. They will ask your employer for a reference, like a reference. Your employer have to give one reference letter that he is eligible or he can communicate in English. सो उसके बाद जो है आप वो पिन ले सकते हैं एनएमसी का। ये अभी रिसेंट अपडेट हुई है मेरे उसमें जो है, मैंने मतलब अपने चैनल पे भी इसमें इसके ऊपर 1-2 वीडियो बनाई हैं और उसमें डिटेल से बताया है कि किस तरीके से नई रिक्वायरमेंट जो है एनएमसी की वो अपडेट हुई हैं। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी है आप, लेकिन ये है कि उसके लिए पहले आपको केरल के वीजा पे आना पड़ेगा और उसके बाद 1 साल जॉब करने के बाद आप एनएचएस में कहीं भी जो है वो जॉब कर सकते हैं एज अ नर्स। सर के चैनल का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। सर के चैनल पे ओईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आप किस तरह ओईटी के रीडिंग सेक्शन, लिसनिंग किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, राइटिंग किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत से नॉलेज आप वहाँ से इकट्ठे कर सकते हैं। और सर यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे पूछूंगा कि अगर कोई बंदा वो चाहते हैं कि मैं बेड साइड पे जॉब नहीं करना चाहता, मैं टीचिंग पे जाना चाहता, तो इस बारे में थोड़ा सा देखिए यही जो है मेन चीज जो मुझे बहुत खुशी है, आपने मुझे अप्रोच किया कि ज्यादातर आपके जो व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार हमने एक्सपीरियंस लेना है आईटीयू का, 2 साल 3 साल हमने पाकिस्तान रहना है, ये करना है वो करना है। तो सबसे बेस्ट जो है मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि आप जैसे ही आप पिन लेते हैं पाकिस्तान का, अपना ओईटी का प्रोसेस शुरू करें। यहाँ पे नर्सिंग में आप एज अ कंसल्टेंट तक जा सकते हैं, आपको बेड साइड की जरूरत नहीं होती है। जो बैंड जितने भी बैंड 7 होते हैं कोई बेड साइड पे काम नहीं करता। उसके बाद जो है आप एजुकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे जो है एएनपी कहलाते हैं और वो जो है मतलब पेशेंट का ब्लड से लेके पेशेंट को असेस करना हर चीज वो करते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं करते, एएनपी करते हैं। और इवन के वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी करते हैं उनका। जो आप यहाँ पे यूके में आते हैं, अगर आप फर्दर एजुकेशन करते हैं तो आप एज अ कंसल्टेंट बैठ के अपने पेशेंट भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपकी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में ही पला बड़ा हूँ, वहीं पे मुझे आइडिया है कि हम लोगों को कंपाउंडर तक भी कह देते हैं और इतनी वो रिस्पेक्ट नहीं है जो आपको यहाँ पे मिलती है। आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपने एजुकेशन में जाना है तो आपको जैसे बताया कि कंसल्टेंट लेवल तक आप जा सकते हैं। और ज्यादातर जो है मतलब आप एनएचएस में काम करते हैं तो आपको मतलब पेमेंट नहीं करनी होती है, वो आपको स्पॉन्सर करते हैं। अभी जैसे मैं लीडरशिप मैनेजमेंट की एक कोर्स कर रहा हूँ और ये है कि उसके लिए मुझे मेरी ट्रस्ट पैसे दे रही है, उसके लिए मुझे जरूरत नहीं है पैसे देने की। जैसे वहां पे पाकिस्तान में डेपुटेशन कहते हैं, ऐसे यहाँ पे भी होता है। आपको जो है मतलब जिस दिन आपने यूनिवर्सिटी जाना है उस दिन जितने आवर आप यूनिवर्सिटी में स्पेंड करते हो उतने आवर की आपको पे भी मिलती है। तो सबसे बेस्ट यही है कि बजाय उसके कि वहां पे आप मास्टर करें, पीएचडी करें, यहाँ पे आके करेंगे तो आपको ये कि स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है और आपका जो है फर्दर आपको कैरियर मतलब पैसे भी मिलते रहते हैं और आप डेवलप भी करते रहते हैं। सही है सर। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर नर्सेस होते हैं, तो वो अपनी एजुकेशन से बहुत उन्होंने गैप लिया हुआ होता है, तो वो कितना ये गैप के हवाले से यूके में कोई रिक्वायरमेंट होती है या नहीं, कि अगर इतनी आपने क्लिनिकल गैप ली हुई है तो आप एलिजिबल नहीं है यूके आने के लिए? इस पर आप ब्रीफ कर लें। नहीं नहीं, देखिए गैप का कोई इतना इशू नहीं है यहाँ पे। अब मैंने अपनी नर्सिंग जो है मैंने डिप्लोमा किया था 2010 में और 2011 में मैंने जेबीएमसी से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डिप्लोमा किया था। उसके बाद मेरी कोई एजुकेशन नहीं है और अभी आके मैंने एजुकेशन शुरू की है, तो उसमें एजुकेशन के गैप के बारे में नहीं पूछते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके जॉब का गैप होता है तो फिर ये कि वो पूछते हैं कि आपने किस रीजन की वजह से आपने ज्वाइन नहीं किया था, आप सिक थे या
मतलब ज्यादातर वो सिक्योरिटी के लिहाज से पूछते हैं कि कोई आपके ऊपर पुलिस केस तो नहीं था जिसकी वजह से आप जॉब नहीं कर सके, ये होता है। बाकी एजुकेशन के गैप के बारे में कुछ नहीं पूछते हैं। अच्छा सर। सर प्लीज ग्रेजुएट्स को आप क्या सजेशन करें कि वो दुबई के लिए प्रोसेस पहले स्टार्ट करें या यूके के लिए? नहीं, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई आप जाओगे वहां पे आपको स्ट्रगल है, क्योंकि मैंने 7 साल करके आया हूँ। जैसे आपने पूछा कि फीमेल्स की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे दुबई में और मेल की कम है। बजाय इसके कि आप दुबई जाओ, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ओईटी करो। आप जैसे साथ में आप एजुकेशन कर रहे हो, और जैसे जो स्टूडेंट होता है आपका एक माहौल बना होता है, दिमाग बना होता है स्टडी का, तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। उनके लिए प्रॉब्लम होती है जो ज्यादातर 5 या 10 साल या 11 साल बाद वापस दोबारा स्टडी के लिए आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है ओईटी करना। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मुश्किल होगा। जैसे ही वो कर रहे हैं स्टडी, साथ में ओईटी करें और फौरन यहाँ का प्रोसेस करें, तो सबसे बेस्ट यही है कि आपकी एजुकेशन भी साथ में कंटिन्यू रह सकती है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं और आप फ्रेश होते हो। और इन केस कि आप किसी जगह काम करते हो, आपको पसंद नहीं आता, आपको स्विच करने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि सिटी स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि आप जैसे आप फैमिली के साथ रहते हैं और बच्चों के साथ रहते हैं, तो आपको सिटी मूव करना, किसी और जगह जाना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल लगता है। लेकिन आप अगर ग्रेजुएट आते हो, आप बैचलर हो, या फिर आप ये है कि सिर्फ मैरिड हो, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आपके लिए जॉब स्विच करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप जो है आप सेलेक्ट करते हो कि किस जगह आपको सूटेबल रहेगा, फिर उस जगह पे आप अपना करियर फर्दर डेवलप करते हो। तो सबसे बेस्ट यही है कि यूके का प्रोसेस करें बजाय इसके कि दुबई जाए। So what documents requiring for applying UK? You need your educational documents, like you need diploma or your degree in nursing, and then you required like FSc or any other education. So दो टाइप की जो एजुकेशन है सिर्फ वो चाहिए होते हैं। Sometimes they don't ask for any FSc or something. For basic NMC process, you need to have your diploma, your PNC card, and that's it. These two documents required for NMC. सर जो OET हो गया, NMC हो गया, आप फर्दर वीजा के लिए क्या प्रोसीजर है, शॉर्ट बताएं तो सर। वीजा के लिए जो है, मतलब जैसे आपको एक्सेप्टेबल, आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, जॉब आपकी एक्सेप्ट होती है, तो फिर आपको वो एक लेटर भेजते हैं जहाँ पे आपकी जॉब होती है, उसको कहते हैं डिसीजन लेटर। डिसीजन लेटर नहीं, वो होता है स्पॉन्सरशिप लेटर, उसको कहते हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर में वो मेंशन होता है कि वो आपको भी स्पॉन्सर करेंगे, आपके बच्चों को भी स्पॉन्सर करेंगे। उसके बाद जब आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हो जाता है, आप उनकी यूके की वीजा की साइट है उसमें जाके आप टाइप करते हो वीजा, और फिर आपको वीजा मिल जाता है। सर फैमिली वीजा जो मिलता है अपने साथ स्पाउस, वो ले जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। जैसे आपको जो स्पॉन्सरशिप लेटर देते हैं उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपको भी करेंगे और आपके बच्चों को भी करेंगे। जैसे मैं यूके में आया था तो मेरे अंकल यहाँ पे हैं, और मैं डायरेक्टली जो है मतलब अपने फैमिली के साथ आया था, बच्चों के साथ आया था मैं, मतलब उसके सेपरेट नहीं आए थे। वो बच्चों को आप बाद में भी ला सकते हैं और एक अपने साथ भी लेके आ सकते हैं, उसको बच्चों को अपने साथ लेके आ सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान WHO की रेड लिस्ट पे है, तो क्या हम स्टूडेंट्स फिर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? यानी स्टूडेंट्स नहीं, अगर हमारे OET क्लियर हो, CBT क्लियर हो, तो फिर जब हम अप्लाई करें तो वहाँ पे ये प्रोसेस फिर स्लो होगा या लाइक सेम होगा? देखिए, रेड लिस्ट में है पाकिस्तान, ये अनफॉर्चुनेटली ये अभी चल रहा है। तो लेकिन ये कि उसके वर्क अराउंड हो सकता है। जैसे आप नर्सिंग होम में जाते हैं डायरेक्टली, NHS हायर नहीं करता, कुछ ट्रस्ट हायर नहीं कर रही हैं आजकल, तो उसके लिए यही होता है कि आप अप्रोच करें दुबई की एजेंसीज को, वहाँ के जरिए प्रोसेस शुरू करें, या फिर ये है कि आप आ जाए नर्सिंग होम में आ जाएं। नर्सिंग होम वाले भी आपको ले लेते हैं, और नर्सिंग होम में आके आप अपना पिन लें, उसके बाद आप NHS में जाएं। लेकिन ये है कि रेड लिस्ट कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि उसके बाद हम अपना प्रोसेस नहीं कर सकते। बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त मैं जानता हूँ जो अभी भी आ रहे हैं रेड लिस्ट में होते हुए भी,
ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप नर्सिंग होम में आ गए, बाज़ दफ़ा ये है कि किसी आपका कोई फ्रेंड यूके में काम कर रहा है, उसकी अच्छी हेलो हाय होती है अपने मैनेजर के साथ, तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं आप। और बाकी फिर ये है कि जैसे आपको बताया मैंने कि आप दुबई की एजेंसीज को अप्रोच करें, और दुबई की एजेंसीज आपका फिर हायर करवाते हैं और उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। अच्छा सर, तो उनके लिए कहीं पे भी जाना ज़रूरी नहीं है कि वो दुबई जाए, वहाँ से एक ईयर एंड एक्सपीरियंस ले। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से बैठकर वो दुबई के किसी भी एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। जी जी जी, तो मतलब दुबई की काफ़ी एजेंसीज हैं, आप ऑनलाइन अगर देखते हैं तो उनके थ्रू आप अपना प्रोसेस शुरू करें। और फिर दूसरा ये कि रेड लिस्ट जो है वो, रेड लिस्ट का मतलब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। रेड लिस्ट का ही मतलब होता है कि पाकिस्तान की एजेंसीज एक्टिव रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती हैं। अच्छा सर। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल है, अब डायरेक्टली इंडिविजुअल हैं, जैसे आपने ओईटी कर लिया, सीबीटी कर लिया, आपके सारे रिक्वायरमेंट हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट के ऊपर, और डायरेक्टली आप रिक्रूटमेंट को अप्रोच करते हो, तो फिर आप जो है वो एलिजिबल हो, फिर आप कर सकते हो। और इसी पे जो है ना, मेरे चैनल पे ही मैंने एक इरफान साहब जो है रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं, यहाँ पे मतलब डिटेल में हमने इस पे बात की है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट और रेड लिस्ट का ये चक्कर है, और पाकिस्तानी नर्सेज को डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी आ सकते हैं। सर, यूके जाना कितना एक्सपेंसिव है? देखिए, एक्सपेंसिव मैंने आपको बताया कि कोई एक्सपेंसिव नहीं है, वही एक्सपेंसिव है जो आपने ओईटी करना है। मतलब आप इसको इस तरीके से सोचो कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ओईटी के ऊपर, और वो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको वापस आनी है। वीजा, टिकट, 3 महीने की रिहाइश, और ओईटी के पैसे, और एनएमसी की रजिस्ट्रेशन के, जैसे एनएमसी की रजिस्ट्रेशन के 167 आपको शुरू में देने होते हैं जब डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं। फिर सीबीटी की फीस होती है 86-89 पाउंड, और उसके अलावा फिर जो है उसकी तो वो ही बुक करवाते हैं 1000 कुछ कितनी की होती है वो। और ये सारी जो है पेमेंट ये आपको वापस मिलनी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत होती है। बस वही जरूरत है कि आपने ओईटी करनी है, ओईटी क्लियर करें, उस पर आप जितना लगाना है उस पर लगाएं, और वो भी आपको वापस मिल जाता है। सर, आपकी एनएचएस में किस तरह की एक्सपीरियंस है? पाकिस्तान और दुबई के बाद क्या एक्सपीरियंस है? यहाँ पे अगर हम देखें तो लोग हमें कंप्यूटर भी कहते हैं और बाबू भी कहते हैं, तो आपकी क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस है? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पे आपको एक बहुत प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है, और नर्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंट का रेशो ज्यादा होता है, तो नर्स जो है मतलब समझे कि बहुत कम ही आता है। हम लोग जैसे अभी आप मैं अपनी अगर मिसाल देता हूँ, मैं नाइट ड्यूटी में जाता हूँ, तो मैं जाके सिर्फ पेशेंट को मेडिसिन देनी है मैंने, बाकी उनके जो है वाइटल साइन है या कुछ भी है वो सारे जो है मतलब केयर करते हैं, और सिर्फ उनको मेडिसिन देनी है मैंने जाके। और नर्स को वो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि सम टाइम डॉक्टर्स की बात को वो नहीं एग्री करते, लेकिन पेशेंट और नर्स अगर जाके उनसे बात करता है कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो उसकी नर्स की बात को सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और इतना काम नहीं है जितना दुबई में या फिर पाकिस्तान में है। हाँ, ज़्यादातर और क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो सर, थोड़ा सा ये बताएं कि ओईटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पासिंग रिक्वायरमेंट्स, और कितनी है राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग इसमें से? देखिए, अभी एनएमसी का जो न्यू अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक आपको राइटिंग में C+ चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में भी चाहिए। और उसमें ये थोड़ी सी उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है कि पहले 6 मंथ होते थे आपको क्लब करने के लिए। जी सर। मतलब क्लब ये होता है कि 2 कोर्स कंबाइन कर लें आपने। एक दफा आपने ओईटी दिया, आपका जो है किसी मॉड्यूल में आपका C+ आ गया, लेट्स से कि लिसनिंग में आपका C+ आ गया, दूसरी दफा आपने दिया तो उसमें B आ गया, तो वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन पहली दफा अगर आपने दिया था तो राइटिंग में आपका C+ था, दूसरी दफा आपने दिया है तो राइटिंग में आपका C है, तो वो दोनों को मिला के जो हायर स्कोर होता है वो पढ़ते हैं। तो ये थोड़ी सी उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि 1 साल के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। और ओईटी का रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में आपका B है, और राइटिंग में आपका C+ जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा सर। सर, हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं,
लाइक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये लोग ज़्यादातर अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ। तो यूके में उसको वीज़ा किस तरह मिलता है या नहीं मिलता सर? देखें, आपको जो है आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं यहाँ पे। आपका जो है मतलब इजी प्रोसेस होता है। आप जब आप एक बार सेटल हो जाते हैं, बच्चों को तो आप साथ लेके आ सकते हैं, बीवी बच्चों को जब आप आना चाहें उसके बाद भी बुला सकते हैं, बहुत इजीली उनको साथ रख सकते हैं। लेकिन माँ बाप को बुलाने के लिए ये है कि आपको एक घर रेंट पे लेना होता है। उसमें मिसाल के तौर पे आपके 3 बच्चे हैं तो उनके हिसाब से वो देखते हैं कि आपका 3 बेडरूम होना चाहिए। 3 बेडरूम होना चाहिए घर। और उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हो 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए आपका पेरेंट्स जो है मतलब जो है वो आपके साथ आके रह सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा आप 6 मंथ के लिए बुला सकते हो। अभी क्योंकि इस पे काफी वो काम कर रहे हैं, मतलब इस पे वॉइस रेज हो रही है कि भाई हमारे पेरेंट्स को भी रहने दिया जाए, क्योंकि जैसे हम लोग हैं, जैसे आपने जिक्र किया इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तो अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ मेडिकल बैकग्राउंड होते हैं, कुछ मेडिकल अगर जैसे उनका ट्रीटमेंट है या कुछ इस तरह की चीज है, तो उसकी बेसिस पे वीजा उनको एक्सटेंड हो भी सकता है। लेकिन ये है कि अभी फिलहाल 6 महीने के लिए उनको वीजा इजीली मिल जाता है। वो 6 महीने के लिए आए और 6 महीने के बाद अगर आप जैसे जाते हैं वापस दोबारा उसी महीने के अंदर वापस भी आ सकते हैं। जरूर। तो जब वो वापस आएंगे तो दोबारा वो 6 मंथ की वीज़ा ले सकते हैं? जी, दोबारा 6 मंथ का वीजा दे। तो वो सिर्फ वो वैसे भी सिक्स ये है मंथ कि हमारे हमारे जो माँ बाप हैं, जैसे मैं अगर अपने करूँ तो जिक्र करूँ तो वो मतलब ज्यादातर इतना अरसा रह नहीं सकते पाकिस्तान के बिल्कुल बाहर। सर। तो उनको एक चक्कर तो लाजमी लगाना ही होता है पाकिस्तान। तो उसके लिए बेस्ट यही होता है कि जब उनका 6 महीने का वीजा एक्सपायर हो तो वो वापस जाएं, पाकिस्तान जाएं, और फिर उसके बाद आप मीन टाइम दोबारा प्रोसेस करें तो वो दोबारा आ सकते हैं फिर 6 महीने के वीजे के अच्छा सर, सर पीआर और यूके पासपोर्ट कब मिलता है? लिए। अच्छा, ये यूके का जो पासपोर्ट है वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी जो है 5 साल के बाद आपको मिल जाती है। और फिर उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको यूके का पासपोर्ट मिल जाता है। मतलब 5 साल आपको रहना होता है यूके में। उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है और फिर उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा सर। सर ओईटी हो गया, सीबीटी भी हो गया, तो एजेंसी के साथ हम किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? या हम गूगल में करेंगे, लिंक्डइन यूज करेंगे, क्या यूज कर सकते हैं? देखें, ज्यादातर एजेंसीज जो है आप एजेंसीज के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एजेंसीज जो है जो पैसे मांगती हैं उनसे अवॉइड करें। क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि इसमें कोई प्रोसेस में कोई फीस नहीं है। उल्टा जो एजेंसी वाले जो हायर करते हैं वो एनएचएस यहाँ पे जो है जो भी ट्रस्ट हायर करती है उनसे पैसे लेते हैं, और कैंडिडेट से कोई पैसे नहीं लेते। जो मतलब फ्री में आपका प्रोसेस कर रही है एजेंसी कर रही है, आप एजेंसी के थ्रू करें, लिंक्डइन में करें, और मतलब गूगल पे कितनी साइट है आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट जो है मतलब एनएचएस जॉब्स हैं उसमें आप जॉब्स देख सकते हैं और डायरेक्ट उनकी रिक्रूटमेंट को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मतलब मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जिस तरीके से भी अप्लाई करना है। लेकिन ये है कि पैसों वाला जो है कोई वो चक्कर नहीं है कि कोई पैसे एजेंसी जो पैसे मांगती है वो लीगल नहीं है। मतलब जो हॉस्पिटल होता है वो उनको ऑलरेडी पेमेंट देता है, तो पैसों की जरूरत नहीं है। सर थैंक यू सर, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व की हुई है। अगर कोई स्टूडेंट्स के कोई भी क्वेश्चंस वो रह गए हों तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सर उसका आंसर करेंगे। और सर की जो चैनल की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और ओईटी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस तरह एजेंसी आपको हायर करेंगे, और लिसनिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को किस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि बार बार आप उसको फिर न ढूंढ लें। तो सर आप आखिर में कुछ सजेशन देना चाहते हैं सर? थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपने जो है एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक जो है अपने आपके व्यूअर्स के साथ जो है और अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर सकूं कि ये अपॉर्चुनिटी देखें। सबसे मेन चीज ये है कि जैसे मेरे अंकल हैं, हम वो सबसे पहले नर्सिंग में आए थे और
और उनसे इंस्पायर होके हमारे जो है हम लोग तकरीबन 25 से 30 लोग जो अभी मुख्तलिफ कंट्रीज में बैठे हैं, सब उनसे इंस्पायर होके आए थे। ताहिर अब्बास जो है वो यूके में ही है अभी, तो उन्होंने मुझे काफी गाइड किया। मेन चीज ये होती है कि आपको गाइडेंस चाहिए होती है, मतलब आप जैसे वहां पे पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, आप कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। मुझे फॉर्चुनेटली मुझे गाइडेंस थी और मुझे पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिलती है। जैसे आप एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, यही होता है कि हम, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इस तरह से लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसमें से जिसकी जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से वो चूज करता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, कैसे प्रोसेस करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे मेन चीज जो है वो गाइडेंस होती है, और मैं यही कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोस में, और मतलब दोस्तों के साथ बैठ के सबको इनकरेज करूँ कि बहुत इजी प्रोसेस है यूके का, और आपको बस सिर्फ और सिर्फ ओईटी पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। और ये कोई ओईटी इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है कि आप इम्पॉसिबल होके नहीं कर सकते। अब मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैंने जो है मतलब 6th क्लास से इंग्लिश शुरू की थी। आजकल तो बहुत अच्छा एजुकेशन माहौल है, आप लोग शुरू से ही इंग्लिश पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी कोई हाई फाई आपको इंग्लिश नहीं चाहिए होती है। ये इसमें टेस्ट के टिप्स और ट्रिक्स होते हैं। आपको एक टेस्ट का मॉड्यूल समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे आंसर करना है, दैट्स इट। और उसके लिए आप ये सोचें कि यार, लोग कहते हैं कि यार ओईटी करनी है, इंग्लिश का टेस्ट है, तो पहले जो है ना 1 साल आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ज़ाया कर दिया, 1 साल आपने इधर ज़ाया कर दिया। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप शुरू से ही ओईटी की प्रिपरेशन करें और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें कि यार मैं कर सकता हूं, और इजीली आपका ओईटी हो सकता है। एक दफा ओईटी हो गया, फिर उसके बाद आप जो है मतलब यूके चूज करें। यूके तो फ्री है, यूके में आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यूके है, आयरलैंड है। अगर आपका थोड़ा सा स्कोर कम होता है तो आप आयरलैंड में, मतलब एक मॉड्यूल में आपका सी आता है तो आयरलैंड में जा सकते हैं, वहां भी फ्री है। उसके बाद आप कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मेन चीज सबसे ये है कि ओईटी है। अगर जैसे आपने अभी स्टूडेंट्स की बात की कि जैसे स्टूडेंट है, उनको चाहिए कि अभी से शुरू करें ओईटी की प्रिपरेशन। ओईटी कंप्लीट हो तो उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ जाना है उन्होंने। अच्छा सर, सैलरी के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोग मोटिवेट हो जाएं। यूके में कितना सैलरी होता है, और जो आप दुबई में थे तो कितना फर्क महसूस करते हैं? देखिए, सैलरी जो है मतलब यहाँ पे अगर आप एनएचएस में जाते हैं तो आपकी सैलरी तकरीबन 2000 पाउंड, 2200 पाउंड आपको टैक्स कटा के वो मिलती है। और वो ये कि सिर्फ आपने महीने में, उसमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आपने काम किया है, आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो वो मतलब तकरीबन बनती है आप आजकल के रेट के हिसाब से तकरीबन 5, 5.5, 6 लाख इतनी बनती है। और ये है कि आप इतनी ही और कमा सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें ज्यादा काम करने की आदत होती है। हम हफ्ते में अगर एक शिफ्ट भी एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं तो एक शिफ्ट जो है कम से कम भी आपको 350 पाउंड, 300 पाउंड तक की आपको एक शिफ्ट मिलती है। तकरीबन आप 80,000, 70-80,000 की एक शिफ्ट होती है आपकी यहाँ यूके में। तो आप मतलब इतना ही और कमा सकते हैं, मतलब 7-8 लाख तो आपकी जो है मतलब मंथली पेमेंट आनी ही आनी है। आप एनएचएस में काम कर रहे हैं तो आप 7-8 लाख और आराम से कमा सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। सर थैंक यू सर फॉर योर टाइम। और सर की चैनल का लिंक मैं दोबारा आप स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ कि सर की चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। थैंक यू सर। अगर कोई क्वेश्चन हमसे रह गए हो तो सर हम आपसे कमेंट में भी पूछ लेंगे, और अगर दूसरा सेशन भी स्टूडेंट्स ने ज़्यादा क्वेश्चन और पूछ ले जो यहाँ पे साल नहीं हुए थे, तो सर फिर हम दोबारा सेशन भी रख सकते हैं। नो, एनी टाइम जो है मतलब मैं, आप कांटेक्ट करें मुझसे, और ये है कि हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स में मैं बता सकूं, और ये है कि अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा सेशन भी रख सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक केयर।